स्वागत है आप सभी लोगों का इस राष्ट्रीय परिदृश्य के क्रम में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें रहीं वो खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सही तरीके से और सही दिशा में गतिमान किए होंगे और इस राष्ट्रीय परिदृश्य आपके उस गतिमान के रास्ते में मदद करे और आप अपने ओहदे को प्राप्त करें। जी हाँ मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं। आज की खबर रही है राष्ट्रीय परिदृश्य की कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया है। आप सभी जानते हैं हम लोग आज़ादी का 75वां दिवस भी मना रहे हैं और साथ में इसी अवसर पर जो स्पीकर होते हैं यानी लोकसभा अध्यक्ष, उनकी कुर्सी के बगल सेंगोल स्थापित किया गया। इसको खूब इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, सेंगोल स्थापित किया गया है। सेंगोल क्या था? तो सेंगोल बहुत पहले इसका उपयोग किया जाता था। चोलकालीन राजा एक दूसरे को सत्ता सौंपने में इसका प्रयोग करते थे। तो सेंगोल कहाँ लगाया गया है? स्पीकर की कुर्सी के बगल में। बात किया जाए दोस्त तो इसका डिज़ाइन जो है वो अहमदाबाद की NCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया है। इस नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। और इस कितने क्षेत्र में यह विस्तृत है? तो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। इसमें 3 मुख्य द्वार हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें अगर हम लोग क्षमता की बात करें मेरे दोस्त तो ध्यान में यह रखना है कि इस नए संसद भवन में कुल 888 सीटें लोकसभा के लिए, 384 सीटें आपकी होंगी राज्यसभा के लिए। इसके जो आंतरिक हिस्सा है लोकसभा का वह मोर, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उस पर आधारित संरचना बनाई गई है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है और इस नए संसद भवन के प्रांगण में हमारे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। बिल्कुल ही ध्यान रखना, ये तथ्य बिल्कुल आपके दिमाग और जहन में रहने चाहिए। अगले घटनाक्रम की तरफ हम लोग रुख करते हैं दोस्त। तो 2023 में एक और चुनाव हुआ था, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव। इसके पहले कुछ विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने देखा है। इसमें केवल उन्हीं प्रमुख बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सुरमा है, जहां से सवाल आना लगभग तय माना जाता है। कर्नाटक में 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, 224 सीटों पर हुआ और इसमें मतदान 73.19% मतदान हुआ है। और यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर शपथ किसने लिया है? के सिद्धारमैया साहब ने। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें 135 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हम लोग। ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है यह चलाया गया किसके द्वारा? तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया है जो तमाम प्रकार के कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थों का यूज किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है, स्मैक, अफीम इत्यादि के लिए। तो ONS यानी यह अभियान NCB के द्वारा अभियान किया गया और इसमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी को जब्त किया गया है, लगभग 250 किलोग्राम से अधिक, जिसका दाम करोड़ों में है। तो इत्यादि नशीले पदार्थों को जब्त किया गया ऑपरेशन समुद्रगुप्त के द्वारा। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? चंडीगढ़ में। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था 8 मई 2023 को। अगली जो खबर रही दोस्त वह यह है मणिपुर हिंसा। बिल्कुल बहुत ही चर्चा में यह खबर रही। मणिपुर हिंसा पूर्वोत्तर राज्य की घटनाएं हैं। यहाँ पर मैतई एक जनजाति, यहाँ 2 जनजातियाँ, कुकी और मैतई 2 है, पर मैतई जनजाति के बारे में ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। मैतई जाति अपने को कह रही कि मुझे ST अनाउंस कर दो, यानी शेड्यूल ट्राइबल। ये अपने को ST अनाउंस करना चाहते हैं, पर इनको सरकार ने वर्गीकृत किया है OBC और SC श्रेणी में, पर ये अनुसूचित जनजाति होना चाहते हैं। इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? विरोध कर दिया कि मुझे ST जल्दी बनाया जाए। सरकार बहरहाल OBC और SC की श्रेणी में नहीं रखी है और ये हिंसा के लिए जांच आयोग बनाया गया 2023 में अजय लांबा की अध्यक्षता में, और 2 अन्य सदस्य यानी 3 सदस्यीय एक आयोग गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष अजय लांबा हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। 2 अन्य सदस्य में हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकरण इसमें शामिल हैं। तो यह भी ध्यान में रखना है कि मणिपुर हिंसा के लिए जो आयोग गठित हुआ किसकी अध्यक्षता में? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में। आगे बात करें हम लोग दोस्त तो अगली खबर रही भारतीय जल निकाय की प्रथम गणना यानी 2023 की।
यह गणना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है और राज्यवार किया गया है, प्रत्येक राज्य का इसमें डाटा दिया गया है। और हमारे देश में अगर जल की बात किया जाए तो 97.1% जल गाँव में है, आज भी गांव बेहतर है, और शहरों में 2.9% जल बचा हुआ है। शीर्ष राज्यों की बात करें कि जिसमें जल बेहतर है, जो यानी शहरी इलाकों के राज्य, तो पश्चिम बंगाल में सबसे बेहतर जल के स्रोत हैं वो पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे केरल, चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, ये शहरी क्षेत्रों में। लेकिन अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा थोड़ा सा बदला है दोस्त, ध्यान में रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, शहरी में भी पहले स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की अगर थोड़ी स्पेशल मैं यहाँ बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 97.98% जल है और शहरी क्षेत्र में 2.02% जल है। कुल जल निकाय की अगर बात किया जाए पूरे देश में तो 78% मानव निर्मित जल है और 22% प्राकृतिक जल है। इन खबरों को भी विशेष ध्यान आप रखिएगा। और अगली चर्चा रही चुनाव की। पुनः अभी हम लोगों ने कर्नाटक चुनाव की बात की, अब 3 राज्यों की और पूर्वोत्तर चुनाव की बात करते हैं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के 2023 के चुनाव। मेघालय में चुनाव हुआ, 60 सीटों पर मतदान लगभग 86.69% हुआ है और यहाँ नए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए कोनेराड के संगमा, और यहाँ 11वीं विधानसभा का ये चुनाव था। नागालैंड 14वीं विधानसभा का चुनाव था, 60 सीटें थी और वहाँ मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नेफू रियो। इन सीएम को आप जरूर ध्यान रखना। और नागालैंड में पहली बार महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं, यानी आज तक 23 के चुनाव के पहले एक भी महिला वहाँ विधायक नहीं बनी थी, पहली बार बनी है, जिनका नाम है हेकानी जखालू। त्रिपुरा में 12वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, 60 सीटों का चुनाव था और नए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए मणिक शाह। तो मेघालय में कोनेराड संगमा, नागालैंड में नेफू रियो और त्रिपुरा में मणिक शाह, ये 3 नाम आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब बात हम लोग करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, ये जारी किया गया है 2023 में, ये 3रा संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की खबरों को अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो मेरे दोस्त ये 2 श्रेणियों में जारी किया जाता है, बड़े व मध्यम राज्य व छोटे राज्य। इस राज्यों के 102 संकेतों के आधार पर राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्रेष्ठ श्रेणी के राज्य, मध्यम श्रेणी के राज्य और खराब श्रेणी के राज्य। इसमें यह इंडेक्स में यह जानने का प्रयास किया गया है कि किन राज्यों में न्याय की पहुंच जनता तक बेहतर है। तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान, सबसे अच्छी न्याय की व्यवस्था कहाँ, कर्नाटक में इसे श्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, 18वीं, यानी यहाँ न्याय व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, लोगों तक पहुँच उतनी समुचित नहीं हो पाई है। छोटे राज्यों में श्रेष्ठ स्थान मिला सिक्किम को और अंतिम स्थान मिला है गोवा को। और अगर बात किया जाए शीर्ष राज्य में जहां न्याय व्यवस्था बढ़िया सुगम हो पाई है तो पहला स्थान कर्नाटक है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा तेलंगाना है। अंतिम स्थान में अगर हम लोग बात करें तो बिहार को 16वीं रैंक मिली है, पश्चिम बंगाल को 17वीं और यूपी को 18वीं। तो 2 रैंक